बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो ERQs हैं, और जो ERQs अभी हम देख रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ERQs के अंदर 2009 से स्टार्ट हो रहा है, और ये आपके जहन में होना चाहिए कि आपके पेपर के अंदर जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही ERQ जो है वो आपको दिया गया है। तो आपके पास जो ERQs आएंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अलग। तो अब आप देख लीजिएगा कि ERQ के अंदर क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से दी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो उसमें अब आप देखिए स्टेट कूलम्स लॉ, और फिर कह रहे हैं डिराइव दिस फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म थी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। आप कैसे लिखेंगे इसे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। फिर लिखेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सरफेसेस। मतलब यहाँ पे आप फिगर भी बना लेंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी क्या है पॉजिटिव। इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज क्या है Q2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सरफेसेस इज R। So according to formula F is proportional to Q1 Q2 and inversely to R square। दोनों को मर्ज अप करेंगे तो ये आ जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाइएगा तो इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट के साथ, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या यूज करते हैं K। ये जो K कांस्टेंट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता था, याद करें। और इसकी वैल्यू जो थी वो होती थी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ दैट, यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की यूनिट जो है वो भी आपको यहां पर लिखनी होगी। अब आपने देखिए ये इसको कंप्लीटली डिराइव करके यहां तक पहुंच गए। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू व्हिच डिपेंड्स अपॉन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम or the density of that medium. If we change the medium, then this constant is going to be changed. सर हम R को डिस्टेंस कहेंगे। R is the distance between surfaces. तो ये पूरा कंटेंट जो है वो फिगर के साथ आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये मखल में 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, तो 5 नंबर में ये तमाम चीजें जो है वो इजीली आ गई। अब जो आएंगे वो 6 मार्क्स के आएंगे, तो लिहाजा उससे बड़े होंगे। अगर कॉपीज मौजूद हैं तो इसको नोट डाउन करते जाएंगे तो आपके लिए फायदा होगा। अब अगर कॉपी नहीं है तो हंसे तो नहीं लगेगा। पकड़ो। नेक्स्ट, we often hear that during a thunderstorm, सुने भाई, during a thunderstorm buildings are struck by lightning. We often hear that during thunderstorm buildings are struck by lightning. अब अगर बिल्डिंग स्ट्रक्ट हो रही है लाइटनिंग से तो यह हैजर्ड्स में आएगा, नुकसान है उसका। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोक्यूशन हो रहा है या शॉक लग रहा है आपको, तो वो भी क्या होगा, हैजर्ड्स में आएगा। समझ रहे हैं? yes, अगर कहीं पे इनफ्लेमेबल मटेरियल है और वहां पे एक्सप्लोजन हो रहा है तो वो भी आपके पास हैजर्ड्स में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और नुकसान होता है तो वो भी किस में आएगा, ये सारे हैजर्ड हैं। यानी कि इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस के अंदर आप देखते हैं कि स्प्रे पेंटिंग जो होती है वो एडवांटेजेस में आती है। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिकली आप यूज करते हैं लेजर प्रिंटर या फोटोकॉपियर को, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनती है और सारा काम होता है। तो हमारे पास
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ड्रॉबैक्स भी हैं, हैजर्ड्स भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो वो तमाम चीज़ें अपने अपने हिसाब से एडवांटेजेस और ड्रॉबैक के अंदर। अब अगर कोई हैजर्ड आ रहा है, कोई ड्रॉबैक है, तो उसके सेफ्टी फीचर्स भी होंगे कि कुछ हम क्या क्या करें जिससे सेफ्टी। बसन अगर आपसे ये बात कही जाए कि जहाज जो है वो टच डाउन करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर चार्जेस डिपॉजिट हो चुके, क्या कीजिए? तो आपको मैंने बताया था कि उसके टायर्स जो होते हैं वो मेटालिक नेट से बनाए जाते हैं। उसके टायर्स में सिर्फ रबर नहीं होता बल्कि एक नेट होता है, एक जाल होता है किस चीज का, मेटल का। जब वो टच डाउन करता है तो उसकी बॉडी कनेक्टेड होती है किस चीज से, उसके टायर से। जब वो टच डाउन करता है तो तमाम चार्जेस को क्या करता है, ग्राउंड। उसके अलावा अगर एक बहुत बड़ी बस या कोई ट्रक आया है फ्यूलिंग के लिए, फ्यूल का टैंक भी बहुत बड़ा है, वो जहां से दौड़ के आ रहा है, हवा के अंदर, एयर के अंदर पार्टिकल्स उससे मुस्तकिल स्ट्राइक कर रहा है, उसकी बॉडी पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे। लेकिन जो बाहर डिपॉजिट हो रहे हैं वो मेरे और आपके लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो माइनर सा स्पार्क जनरेट करेंगे, कोई टेंशन नहीं। परेशानी उस वक्त आएगी जब आप फ्यूलिंग कर रहे हैं। जब आप फ्यूलिंग करेंगे तो फ्यूल करते हुए जब गैप हटा के आप फ्यूल कर रहे होंगे तो फ्यूल करने से पहले, पेट्रोल आने से पहले इसमें फ्यूम्स बनना शुरू होते हैं और वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। छोटा सा स्पार्क भी क्या करेगा, आग लगा। और आग लगाने का मतलब क्या है कि वो आग जो अगर स्पार्क हुआ तो वो आग टैंक के अंदर भी जा सकती है जिसमें आप फ्यूल भर रहे हैं, और वो स्पार्क आपके जो फ्यूलिंग नॉब है उसके थ्रू आपके पास जो सोर्स है उसमें भी जा सकती है। नहीं, मैं सही बता रहा हूं, ये होता है कि आमतौर पे आपने, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो मशीन होती है फ्यूलिंग नॉब, उस मशीन को अर्थ कर दिया जाता है। तो आपने देखा होगा आमतौर पे गाड़ियों में भी जब आप फ्यूल डलवाते हैं तो जो उसका पाइप होता है, फ्रंट पाइप, उसके ऊपर ऐसे करके एक सर्कुलर वायर होता है, और वो उस वायर अंदर डालने के बाद जब छोड़ते हैं ना तो वो वायर उससे फंस जाता है और उसकी बॉडी से कांटेक्ट में आ जाता है। उस वायर को अलहदा से ग्राउंड किया हुआ होता है। जब ये इससे टच हो गया तो गाड़ी के टैंक के ऊपर या गाड़ी की अपनी सरफेस पे जितने भी चार्जेस होंगे वो सब के सब ग्राउंड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब चार्जेस ग्राउंड हो गए तो इसका मतलब क्या है कि फ्लेम के चांसेस ही नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो इसका समझ में आ रही बात। तो इसी तरीके से जो क्लाउड्स होते हैं उसमें थंडर स्टॉर्म के बाद जो लाइटनिंग होती है वो हैजर्ड्स में आती है। दिस इज द हैजर्ड्स ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इंडक्शन कहते होती है ऊपर बादलों में पॉजिटिव चार्जेस आ गए अगर बॉटम पे, तो जो यहाँ पे जमीन के करीब सपोज कोई दरख्त है, अब दरख्त तो न्यूट्रल है ना, और वो दरख्त यहाँ पे कभी किसी दरख्त के ऊपर बिजली गिरती हुई आपको नहीं फील होती है, दिखाई नहीं देती, क्योंकि बादल बहुत ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में थक जाएगी वो। उसमें क्या किया जाता है कि जब आप शुमाली इलाका जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहां पे आपने देखा है दरख्तों पे बिजली गिरी हुई होती है, जले हुए होते हैं। अब वो क्यों होते हैं कि जब आप वहां जाते हैं तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि वहां आप जिस जगह बैठे होते हैं ना वहां पे बादल आए हुए होते हैं, तो उन क्लाउड्स के ऊपर जब बैठे ही बादलों में तो आप ही पे गिरेगी ना फिर। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्लाउड जो होते हैं वो उन दरख्तों से बहुत क्लोज हो जाते हैं, समझ रहे हैं। अब अगर ऊपर पॉजिटिव चार्जेस बिल्डअप हुए तो वो सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ की, जमीन के भी उस दरख्त के थ्रू उन पत्तों पे ले आते हैं। अब अगर पूरे दरख्त का ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज हो गया, किस वजह से हुआ, ड्यू टू इंडक्शन, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कंडक्शन होगी। उस कंडक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स दरख्त से ऊपर की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इस दरख्त से तेजी से निकलेंगे तो दरख्त क्या कर देंगे, जला देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर आपके पास गैदर हुए हैं, एक्यूमुलेट हुए हैं किस पे, क्लाउड पे, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ट्री, तो उस वक्त भी जलने वाली चीज क्या होगी, वही दरख्त ही होगा, है बेटा। अब बिल्डिंग्स के अंदर ये होगा कि बिल्डिंग्स उमूमन बहुत ऊंची होती है, तो जब उनकी हाइट ज्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्लाउड के नीचे वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इंडक्शन की वजह से पूरी बिल्डिंग को पॉजिटिवली चार्ज पहले करते हैं।
जब वो हाईली पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो फिर वो ऊपर से नीचे उतरते हैं। अब जब चार्जेस नीचे उतरने लगते हैं तो उनको सेफेस्ट पाथ चाहिए होता है। आप क्या करते हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर, ये बिल्डिंग है, ठीक है, आप इस बिल्डिंग के ऊपर, आप यहां पे क्लाउड्स है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक आप इलेक्ट्रोड, जो कि अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, यहां जमीन के अंदर गया हुआ होता है, अर्थ हुआ होता है। अब ये मेटालिक इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या होता है कि अब ये पूरी बिल्डिंग जो है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है, सही, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे, क्योंकि क्लाउड के नीचे कौन से चार्ज है? नेगेटिव। अब ये बताइए कि इंडक्शन की वजह से ऑपोजिटली चार्जेस हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स इससे भगा दिए, बिल्डिंग के हटा दिए। अब ये बताइए कि व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, इसकी तरफ जाएगा, तो बताइए इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी जा सकते हैं और इस मेटालिक। अब ये बताइए बिल्डिंग का अपना मटेरियल तो मेटालिक नहीं होता, बिल्डिंग जो होती है वो तो मिट्टी से बनी होती है ना, तो ऐसा इंसुलेटर एक्ट करती है ना। लेकिन इस बिल्डिंग पे जहां पे मेटल का कंडक्टर लगा होगा, तमाम पार्टिकल्स क्या करेंगे उसके, और इस मेटल के थ्रू मूव करते हुए बिल्डिंग से ग्राउंड हो जाएंगे। जब ये नीचे जा रहे होंगे तो उस जाने के दौरान बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट भी प्रोड्यूस होगा। अगर अंदर जाते हुए आप इसे हाथ लगाएं तो आपको ये बकायदा गिरने के बाद आपको हीट अप मटेरियल दिखाई देगा। मैंने शायद आप लोगों को पहले ही बताया था, हमारी जो नानी थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने ये वाली बात कही थी, कहती थी कि हमारे गांव में ये बात कही जाती थी कि अगर कहीं पर बिजली गिरी है तो कहते थे कि खुदाई करोगे ना तो देगची निकलेगी सोने की। क्योंकि ये होता था कि हिंदुस्तान में ना उस जमाने में जब हिंदुओं ने शिफ्ट किया, या मुस्लिम्स ने भी कुछ ऐसे थे, जब वो शिफ्ट करने, माइग्रेट करने लगे, तो अब सोना और ये जेवर अपने साथ लेके तो आ नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो वहां से उठा के लाएं तो रास्ते में हिंदुओं के लिए मुसलमान और मुसलमानों के लिए हिंदू दोनों ही मौजूद थे। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने ये सोचा कि अभी हम इसको यहाँ पे दफन कर जाते हैं, बाद में जब हालात सही होंगे तो आएंगे और आके फिर हम वहां से उखाड़ देंगे। तो वो जब वहां से जाते थे ना तो वो छोड़ के चले गए। अब वो एक बस्ती है जहां पे हिंदू रहते हैं। अब अगर उस बस्ती में किसी जगह पे बिजली गिरी है तो इसका तो क्या है, जमीन पे तो कुछ कुछ जगहों पे दरख्त होंगे, मेटल तो नहीं होगा ना। जिसमें सामान रखा जाता है वो जो कंटेनर होता है, जो देगची होती है, वो बाकायदा चांदी की बनाई जाती है या लोहे की होती है या कोई मेटालिक तांबे की होगी। अब आपने अगर उस देगची को जमीन में डाल दिया तो इसका मतलब क्या है कि तमाम जगह का पोटेंशियल इतना नहीं होगा एक्सेप्टेबल, जितना उस पॉइंट का होगा जिस पॉइंट के ऊपर वो देगची रखी है। अब ऊपर बिजली उस देगची से ग्राउंड हो जाएगी, लेकिन आपने गिरते हुए देखी तो आपने कहा यार इस जगह पे खुदाई करो, यकीनन क्या होगा, सोना। अच्छा, जहन में जैसा पहली दफा सुना था ना तो हम ये समझे कि जब आप खुदाई करेंगे तो अंदर पहुंचेंगे तो जो बिजली गिर के जा रही थी ना वो अंदर सोने की शक्ल में सोना बन गई। लेकिन बाद में ये समझ में आया कि जब आप वहां पे खुदाई करते थे तो वहां पे मेटल के चांसेस ज्यादा होंगे कि मिलेंगे। तो उसी चीज को देखते हुए ये जो बिल्डिंग्स के ऊपर आप लगा रहे होते हैं वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स, इवन के जहाजों पे भी लगे हुए होते हैं। एक बहुत बड़ा कैपेसिटर लगा दिया जाता है इंटरनली, या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जहाजों की जो पर होते हैं उनके ऊपर एक छोटी सी रॉड नहीं उठी हुई होती है ऐसे करके, और उसके ऊपर एक वो ब्लिंक कर रहे होते हैं। जब बिजली उस पर गिरती है तो पूरे जहाज पे नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरती है जिसको क्या कर दिया था, न्यूट्रलाइज। अब न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है ये मेरे इल्म में नहीं है, सुन ले। कोई कैपेसिटर होता नहीं, बुक में भी नहीं है, कोई कैपेसिटर होता होगा, क्योंकि जहाज पे अगर गिरेगी तो जहाज नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हुआ, जहाज पे गिरते ही खत्म। लेकिन वो गिरते हुए उस किसी एक पॉइंट के ऊपर गिरा के उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, क्या कैपेसिटर लगाया जाता है, क्या, ये मैं नहीं जानता। लेकिन होता, जहाजों में भी इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं जो कि उस इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अब यहां पर भी क्या होगा कि जो रॉड होगी बिल्डिंग पे, बिजली उस रॉड पे गिरेगी एंड इट विल कंडक्ट डायरेक्टली थ्रू दैट कंडक्टिंग मटेरियल। नहीं, वो जब बिल्डिंग की हाइट बहुत ज्यादा हो जाए, नहीं सर, जमीन में भी गिरती है। देखिए अब आपने देखा होगा कि जमीन पे गिरने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिपॉजिट होना, स्ट्रांगली डिपॉजिट होना बहुत जरूरी है।
लेकिन आप देखें कि आप यहाँ पे चलते फिरते देखें, आपको बिजली गिरी हुई दिखाई नहीं देती, उसके आसार नहीं नजर आते कि कोई चीज जली हुई हो, नहीं दिखती। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ जाइए, हाइट के ऊपर जाएं, तो आपको वहां पे जगह जगह, क्योंकि वो हाइट ज्यादा होती है, तो जब हाइट ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, उससे डिस्टेंस कम हो जाता है ना, तो इट इज क्वाइट इजियर टू कंडक्ट थ्रू दैट मटेरियल एज कंपेयर टू डायरेक्टली टू द ग्राउंड। तो वहां पे आपके पास इंडक्शन के इम्पैक्ट जो होगा वो ज्यादा आएगा। हाँ बेटा, इसको देखिए, अब जरा समझिए, अगर वो रॉड मौजूद नहीं है तो बिजली पूरी बिल्डिंग पे गिरेगी, वो पूरे स्ट्रक्चर को हिला देगी। समझ में आ रही है बात? अब अगर उस पूरे स्ट्रक्चर से पास हो रही है तो जो जो मटेरियल आएगा उसको हीट अप करती चली जाएगी। लेकिन अगर मैंने एक रॉड लगा दी तो वो रॉड को हीट अप करती हुई सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड हो जाएगी। समझ रहे हैं? और रॉड में एक कैपेसिटी होती है कि वो एक वक्त में गिरने वाली बिजली को एब्जॉर्ब कर सकती है। समझ में आती है बात? तो उसमें क्या होगा, अगर आपने सेफेस्ट पाथ प्रोवाइड कर दिया तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, आराम से आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर पाथ नहीं है तो फिर उसका इंपैक्ट आपको मिलेगा। एक्सप्लेन हाउ दिस रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड। अब पहले ये एक्सप्लेन करेंगे, शुरू में पहले ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये हो क्या रहा है थंडर स्टॉर्म में, ये जो लाइटनिंग हो रही है हो किस तरह से रही है, इंडक्शन कैसे एक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, वही फिर आ जाएगा आपके पास कि हम एक मेटालिक कंडक्टर जो होगा वो हम पास ऑन करेंगे एंड प्रोवाइडिंग द सेफेस्ट पाथ एंड ऑल, और ये तमाम बुक के अंदर दिया हुआ। तो आप इसको देखते हुए लिख सकते हैं, राइट देम एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ दिस फिनोमेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है इसकी कोई दो एप्लीकेशंस भी बताइए क्या हो सकती है। तो इंडक्शन की एप्लीकेशन स्प्रे पेंटिंग हो गई, डस्ट पार्टिकल रिमूवल जो होता है आपके पास चिमनी के थ्रू हो गई, बिल्कुल। अच्छा भाई, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है तो यहाँ पे रिसीविंग एंड पे होगा। तो भाई देखिए, ये भी रिसीव हो रहा होगा और ये भी क्या हो रहा होगा। अच्छा, यहां से जो वेव आएगी ऐसे आएगी, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और बीच में आप क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे। तो आपने लाइन ऑफ फोर्सेस को टच नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम मिस, मैं लाइब्रेरी में क्लास ले रहा हूँ। अच्छा बेटे, समझ में आ गई? तो ये चीज क्लियर हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट किस चीज की इंपॉर्टेंस, जब लाइंस ड्रॉ कर रहे होगे तो आपस में टकराएं ना, और सेंटर के अंदर एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसके ऊपर कोई चीज नहीं टकरा रही होगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव होते तो इसी से क्या कर रहे होते, ओरिजिनेट कर रहे होते। टू ऑपोजिट, आप बताइए, ये रॉड्स हैं, अब ये प्लेट्स है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा पॉजिटिव है, सुनो, और ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है भाई, ये इस तरीके से आएगा। सुन रहे हैं बेटा? सर, इनकी अट्रैक्शन की वजह से प्लेट अपनी जगह बिल्कुल क्लोज होने लगेंगी, आपको इन्हें फिक्स करना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाएंगी जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव या नॉर्थ और साउथ पोल्स आपस में क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। प्लास्टिक एंड क्लोथ्स आर इंसुलेटर्स। जज़ाकल्लाह कह दीजिएगा भाई, ये मेरे लिए। प्लास्टिक एंड क्लोथ्स आर इंसुलेटर्स, but when they are rubbed with each other, static electricity is produced. How does, यानी कि ये वही मेन कॉन्सेप्ट है जो हमारे जहन में रहता है कि प्लास्टिक हो गया एक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, और क्लोथ जो है वो भी इंसुलेटर है। लेकिन जब मैं इसे रब करता हूं तो इन पे चार्जेस कहां से आते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। If there is an object which is said to be an insulator, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसमें चार्जेस नहीं है, उसके अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं, लेकिन वो चार्जेस मूव नहीं करेंगे। Now when we rub
both the substances with each other, so what will happen? एक सब्सटेंस चार्जेस लूज कर देगा और दूसरा गेन। अच्छा, अब जो चार्जेस गेन कर रहा है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्जेस को क्या कर लेगा? डिपॉजिट करने के बाद नेगेटिव चार्जेस उस पे एक्सेस में आ जाएंगे, एंड द सब्सटेंस व्हिच इज लूजिंग द चार्जेस वो क्या कर लेगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो दैट इज हाउ both objects become positive and negatively charged and show electrostatic behavior। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर शो कर रहा होगा कि क्लोथ जो होगा, अब बताइए एक एबोनाइट रॉड है, उसको क्लोथ के साथ आपने रब किया, अब रॉड नेगेटिवली हो गई और क्लोथ क्या हो गया? पॉजिटिव। ये इसी रॉड को जब मैं क्लोथ के करीब लाऊंगा तो क्लोथ क्या होने लगेगा? अट्रैक्ट होगा। नहीं समझे? और अगर एक ही क्लोथ के साथ दो एबोनाइट रॉड्स को मैंने रब किया, ये भी नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज, अब अगर मैं दोनों करीब लाऊंगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? हाँ बेटा, सर इन दोनों बेटा प्लास्टिक को हम रब करते रहे और इनमें से करंट पास करें, पास होगा ना बेटा? अगर मैं किसी इंसुलेटर से करंट पास करना चाहूं तो उसमें से करंट पास हो सकेगा या नहीं? भले से मैं उसे रब कर रहा हूं या रब ना कर रहा हूं। सर इलेक्ट्रॉन तो अब आप बात समझेंगे तो फिर समझ जाएंगे। देंगे वजह सर क्योंकि चार्जेस उसके ऊपर है और कंडक्शन तो अंदर से होता है। और सोचें, और सोचें। ये बताइए, एक कंडक्टर और इंसुलेटर मूव करने पे चार्जेस होते हैं तो मूव नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, सुने, जब एबोनाइट रॉड को आपने सिल्क से रब किया तो इलेक्ट्रॉन सिल्क से निकल के एबोनाइट रॉड के ऊपर आ गए। अब जब निकल के आए तो मूवमेंट तो हुई ना। तो ये कह रही है कि जब मैं इस रॉड को रब करूं और करने के दौरान यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस दे दूं तो क्या उस प्लास्टिक की रॉड में कंडक्शन होगी? दिमाग तो कहता है होगी, लेकिन नहीं होगी। दिमाग गलत कहता है। वो क्यों गलत कहता है कि मैं आपको बताऊं। कोई भी कंडक्टर, देखिए मैंने ये बात बताई थी और आप लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, इसको जहन में रखिएगा। कोई फ्रीली श्रीली नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंडेंसी नहीं होती। किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइट मौजूद है, सपोज एक्सेस में ज्यादा, लेकिन उनको घूमने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो क्या करेंगे बेचारे? पाथवे नहीं है, पाथवे अवेलेबल नहीं है। जो एबोनाइट रॉड है या प्लास्टिक रॉड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मैं बहुत सारे डिपॉजिट कर दूं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए रास्ता चाहिए होगा। बताइए, इंसुलेटर्स में क्या पाथवे अवेलेबल होते हैं? तो तुम 1000 लगा दो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक के पाथवेज अवेलेबल ना हो। और अगर कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तुम रखोगे दौड़ के पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है? कंडक्टर के अंदर कंडक्शन के लिए जो मीडियम है वो सूटेबल होता है, वहां पे मीडियम सूटेबल नहीं है। हम क्या कर रहे होते हैं भाई, जिस चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हो जाए, नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि यहां पे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे भी ना तो वो एक ही जगह गैदर रहेंगे, उनके ऊपर कोई और इंपैक्ट नहीं है, लेकिन वो दौड़ नहीं सकते। तो जब वो एक ही जगह गैदर रहेंगे तो तब भी आप डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इनकी मूवमेंट का बायस नहीं बने। हाँ, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इतना बढ़ा दूं कि इनके मूवमेंट के लिए वो तमाम चीजें तोड़ ताड़ के पहुंच जाए, तब मुमकिन हो सकता है। तब मुमकिन हो सकता है। अब जाहिर बात है कि मैंने उसको फोर्सफुली मूव करा दिया जबरदस्ती करके, तब तो होगा ही होगा ना। खुद सोचो, एक वायर है, उसमें से करंट पास हो रहा है और एक ऑब्जेक्ट को आप ग्लो करा रहे हैं, एक बल्ब है, जला रहे हैं। मैंने उसको हटा के एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया मैंने। अब मैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं। अब क्या होता है, पहले मैं जब यहां से धकेलता था तो वो टकरा के वापस आ जाता था क्योंकि रास्ता ही नहीं था। अब मैंने 10,000 वोल्ट 1 लाख वोल्ट प्रोवाइड कर दिया। अब मैंने इतना प्रोवाइड कर दिया कि अब रास्ता हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना तो उस लकड़ी को ही जला देगा, लेकिन कंडक्शन माइनर सी होगी, फिर खत्म हो जाएगी वो चीज। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसके बावजूद भी कंडक्शन हो तो जाएगी जबरदस्ती करने में, लेकिन वो किसी काम की जल सकता है, जल जाएगा। यानी कि वो जो एज अ कंडक्टर आपने इंसुलेटर को लगाया वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इंसुलेटर का कम होता है, जल्दी गर्म हो जाते हैं। आपके बात समझ में आई है? तो प्लास्टिक एंड क्लोथ्स आर इंसुलेटर, बट व्हेन वी रब with each other
जब इस इंसुलेटर होने का मतलब ये हरगिज नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। व्हेन वी रब टुगेदर तो क्या होता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, हाईली एनर्जाइज्ड हो जाएंगे और क्या कर लेंगे, वो ऑब्जेक्ट से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनके ऊपर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप हो जाएगी। सही, क्लियर? Examine the given circuit diagram, identify the combination. सीरीज। अब इस पे ये कहता है कि इसको कॉम्बिनेशन सॉल्व भी करो। सुने भाई, वोल्टेज भी आया, हर एक के ऊपर ड्रॉप कितना हो रहा है, V1 V2 V3। कैपेसिटर है ये, रेजिस्टर नहीं है, ये भी दिमाग में रहे। कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। वोल्टेज V जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सीरीज में, क्योंकि करंट चार्जेस सेम होते हैं। तो ये क्या लिखूंगा मैं, V1 प्लस V2, और एक सेंटेंस यहां पे क्या लिख लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब डेरिवेशन के लिए क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q इज इक्वल टू C एंड V, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C ना भाई, समझे। आपके पास था Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन I कहाँ गया, बताइए क्या इस सर्किट में I होगा, वजह नहीं, आपको आंसर देना चाहिए क्योंकि आप करंट। अच्छा ये मुझे बताएं, इस सर्किट में करंट क्यों नहीं हो, सर मैं बताऊं, क्योंकि इसमें करंट ड्रॉबैक नहीं हो रहा, वोल्टेज ड्रॉबैक हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस होता है, लेकिन मुझे, हाँ इसमें करंट के बजाय चार्जेस ले रहे थे, करंट नहीं लेते, वजह। और उसकी वजह यह भी है कि यहाँ पे अगर आप एमीटर लगाएंगे ना, तो एमीटर में आपको करंट क्या दे रहा होगा, वजह, क्योंकि करंट फ्लो कब करता है, जब सर्किट कंप्लीट हो। कैपेसिटर में क्या सर्किट कंप्लीट होता है, तो करंट फ्लो कर रहा है क्या, नहीं, सिर्फ करंट उस वक्त फ्लो होगा जब ये चार्ज हो रहा होगा, जब चार्ज हो जाएगा तो फ्लो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आफ्टर चार्जिंग नो करंट विल फ्लो इनसाइड द कैपेसिटर सर्किट। कैपेसिटर सर्किट के अंदर डीसी में सर्किट कंप्लीट नहीं होता, किसमें, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, किसी भी कैपेसिटर का, क्योंकि कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में मुझे सर्किट कंप्लीट करना ही नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटर कॉम्बिनेशन कहां पढ़ा था बताओ, स्टैटिक्स में या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके थे, नहीं, तो वहां तो चार्जेस की डिपोजिशन पढ़ रहे थे कि स्टैटिकली कहां पे स्टोर हो रहा है। यहां से उठ के जरूर गया, जब तक स्टोर होता रहा तब तक एमीटर ने करंट दिया होगा, आपको शो कर रहा होगा, लेकिन जब कंप्लीटली स्टोर हो गया तो जो करंट की नडल होगी वो दोबारा से किस पे आ जाएगी, जीरो। एमीटर देखा है ना, उसमें ये जीरो पे आ जाएगी। या अगर आप करके देखना चाहें और कोई कैपेसिटर आपके पास मौजूद हो, आप क्या करें, एक वोल्टेज के दो तार लीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वायर के अंदर से एक एमीटर लगा दीजिए बीच में, दूसरे तार को एक कैपेसिटर कहीं से ले आइए, यहां से ले लें आप, नहीं बहुत से मौजूद होते हैं ये, इसके अंदर भी कैपेसिटर होता है, इसके अलावा सर्किट्स के अंदर बहुत सारे, कोई पुराना सर्किट पड़ा हुआ हो तो उसमें से भी निकल आते हैं कैपेसिटर। वो कैपेसिटर लेके गोल सा होता है कैपेसिटर, उसके दोनों एंड्स पे लगाएं और स्विच ऑन करें। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ना, आपके पास एमीटर अपनी रीडिंग को शो करेगा मैक्सिमम पे, कुछ देर के लिए रहेगा और फिर क्या हो जाएगा, जीरो। बताओ, जब तक वो मैक्सिमम पे रहा उस वक्त तक कैपेसिटर चार्ज होता रहा, जब चार्जिंग कंप्लीट हो गई तो चार्जर ने फ्लो करना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है कि सुई जीरो, अब जब सुई जीरो पे आ जाएगी तो तुम क्या समझोगे कि कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया। समझ में आती है बात। तो अब बाकी ये कर सकते हैं आप आगे की कैलकुलेशन, ठीक है ना, CV का 1/1 C1 C2 सर कल वाली वीडियो था, आज सुबह सर ने वीडियो अपलोड की।